नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुजूर आप लोगों के साथ फिर चर्चा करने आई हूँ भारतीय सामंतवाद पर। मैं आज सामाजिक क्षेत्र में भारतीय सामंतवादी व्यवस्था की क्या विशेषताएं रही उस पर चर्चा करने जा रही हूँ। सामाजिक क्षेत्र में हम लोग पहली विशेषता पर आते हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन होने लगे थे। प्राचीन काल से ही 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को सामंती व्यवस्था के कारण भूमि अनुदान में दिए जाने लगे थे। इस कारण उनकी जो स्थिति थी वो भूस्वामी वाली स्थिति आई और ये भूमि के स्वामी के रूप में उभर कर सामने आने लगे। क्षत्रिय चूंकि युद्ध करने में माहिर थे, इसलिए सामंतों की जो व्यवस्था थी वो युद्ध में हमेशा सेना के रूप में राजा को मदद देना होता था या सहायता पहुंचानी होती थी। इस कारण क्षत्रियों की अहमियत बनी रही। तीसरा जो वर्ण था वैश्य वर्ण, क्योंकि व्यापार स्थानीय स्तर पर सीमित होने लगे थे, व्यापार का ह्रास होने लगा था, इस कारण उनकी स्थिति में भी गिरावट आया। चौथा जो वर्ण था शूद्र। शूद्रों को कृषि कार्यों में विस्तार के कारण उनको खेती के कामों में भी लगाया जाने लगा, लेकिन उनकी स्थिति इससे बेहतर नहीं हुई, बल्कि करों के बोझ से वे दबते चले गए। पूर्व मध्य काल में 4 वर्णों के अलावा एक अन्य जाति उभर कर सामने आया, जिन्हें हम अंत्यज अथवा अस्पृश्य कह सकते हैं। अल्बेरूनी ने अपने लेखन में अंत्यज शब्द का इस्तेमाल किया है। ये किसी जाति में नहीं आते थे, इनके साथ छुआछूत की भावना रहती थी और ये किसी गांव या शहर में कहीं खुले तौर पर आ जा नहीं सकते थे। इनके लिए समय निर्धारित होता था जब ये बाहर आ सकते थे, वो भी सिर्फ सफाई के कार्य के लिए। इस काल की एक अन्य विशेषता थी उपजातियों में वृद्धि। इस काल में जो जाति थी वो शाखाओं में विभाजित होने लगी थी। कल्हण ने भी अपने राजतरंगिणी में 64 उपजातियों का उल्लेख किया है। साथ ही पंचगौड़ व्यवस्था का उल्लेख किया है, यानी ब्राह्मणों का 5 शाखाओं में विभाजन। इसके अलावा व्यापारिक स्तर पर भी उपजातियां बंटने लगी थी। जैसे दक्षिण में हम लोग पाते हैं मणिग्रामम और नाना देशी जैसे नाम, जिनकी व्यापार के क्षेत्र में अनुभव होने के साथ साथ ये वंशानुगत होते गए और जातियों के रूप में रूप धारण कर लिया। इसके अलावा एक अन्य जाति इस काल में उभर के आई, वह थी कायस्थ। कायस्थ प्रशासनिक स्तर में लिपिक वर्ग थी जो प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा रखती थी। इस प्रकार पूर्व मध्य काल में उपजातियों का क्रमबद्ध विकास होता गया। चौथी विशेषता पर हम लोग आते हैं, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। क्योंकि अभी तक हम लोग चर्चा करते आए हैं कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके कारण परिधि सीमित होने लगे थे, स्थानीय स्तर पर सीमाएं बनने लगी थी। इस कारण स्त्रियों की स्थिति भी पारिवारिक परिधि के अंदर सीमित कर दी गई। पांचवी विशेषता पर आते हैं, पूर्व मध्य काल में दास प्रथा भी खूब प्रचलन में था। क्योंकि इस समय में राज्य विखंडित होने लगे थे और आपस में परस्पर युद्ध की संभावना बनी रहती थी, इसलिए युद्ध में जो भी युद्धबंदी होते थे उन्हें दास बनाया जाता था। इन दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। घरेलू कार्यों में इन्हें लगाया जाता था, लेकिन इनकी स्थिति अस्पृश्य या शूद्रों से कहीं बेहतर थी। अगली विशेषता पर हम लोग आते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंतवादी व्यवस्था में ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास हुए, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था के कारण कृषि पर खास ध्यान दिया गया था। चूंकि भूमि का बंटवारा होने लगा था, इसलिए खेती योग्य जो भी भूमि थे उस पर
बहुत ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन किस प्रकार हो, इसके लिए नई नई तकनीक अपनाए जाने लगे थे, जैसे कि फसल चक्र का उत्पादन, इसके अलावा नकदी फसलों का उत्पादन। इस प्रकार खेती में अन्य तकनीकें भी किस तरह इस्तेमाल किए जाए, इसका भी खोज और नए नए तरीके निकाले जाने लगे। सामंतवादी व्यवस्था पर चर्चा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह काल सामाजिक क्षेत्र में उपजातियों की वृद्धि के कारण जटिलता का काल रहा। दूसरा, यह छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना से ग्रसित रहा। व्यापारियों की सीमित भूमिका रही। नारियों को एक सीमित दायरे में बांध दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं पूर्व मध्य काल में बहुत सारी विशेषताएं थी। मैंने सामंतवादी व्यवस्था पर अपने पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में पूरी तरह से चर्चा किया है। अगर किन्हीं को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसे समझने के लिए जो पार्ट 1, 2, 3 वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।